आज के वक्त में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो देख रही है वो किंग मेकर के रूप में, क्या वाकई में किंग मेकर के रूप में रहेंगे? क्योंकि पिछले टाइम में 2020 का जब विधानसभा का चुनाव बिहार का हुआ था तो उस वक्त में जो है कि 5 सीट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीती थी। क्या इस बार 5 सीट से प्लस होगा या माइनस होगा? आपने देखा था कि पिछले चुनाव में जिस तरह से इनका जो काम रहा उसका काम के दम पे ये 5 सीट वहां की जनता इनको झोली में देने का भी काम किया। जय हिंद, मैं शमशाद आलम। आज बिहार विधानसभा चुनाव पर हम लोग डिस्कस करेंगे और आज हमारे साथ 2 मेहमान हैं। एक नौशाद अख्तर जो काफी पुराने पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो रांची से पत्रकारिता करते हैं। पिछले 16 साल से इनकी जो है कि पत्रकारिता का करियर है। और एक हमारे जो सहयोगी हैं वो तौकीर अंसारी जी हैं। ये 2 मेहमान हैं। इन्हीं 2 मेहमान के बीच में हमारा डिस्कस होगा बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। बिहार विधानसभा चुनाव 2 फेज में होने वाला है। 14 नवंबर को जो है भाई रिजल्ट आएगी, क्या किसकी सरकार बनेगी, कौन सा मतलब इंडिया गठबंधन की, एनडीए गठबंधन की या जन सुराज की। लेकिन आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, ना इंडिया गठबंधन, ना जन सुराज, ना एनडीए गठबंधन। आज हम लोग बात करेंगे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में। क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काफी मजबूत तरीके से जो है कि बिहार का इलेक्शन लड़ रही है और अपने आप को जो है कि आज के वक्त में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो देख रही है वो किंग मेकर के रूप में, क्या वाकई में किंग मेकर के रूप में रहेंगे? क्योंकि पिछले टाइम में 2020 का जब विधानसभा का चुनाव बिहार का हुआ था तो उस वक्त में जो है कि 5 सीट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीती थी। क्या इस बार 5 सीट से प्लस होगा या माइनस होगा? आज हम दोनों सहयोगी से बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं नौशाद अख्तर जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, रांची से पत्रकारिता करते हैं। नौशाद जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप जो है कि इस बात को थोड़ा सा व्यूअर्स को समझाइए कि आखिर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो बिहार का इलेक्शन लड़ रही है क्या और किस रूप में देखते हैं? क्या आने वाला जो इलेक्शन है या फिर जो है कि अभी होने वाली है इसमें कैसा उनका जो है कि पोजीशन रहेगा और क्या जो है कि उनका ये रहेगा? देखिए, बिहार में चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपनी अपनी राजनीति जो निष्कर्ष है वो लगातार अपने समर्थकों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके वो तय कर रही थी। लेकिन अगर हम MIM की बात करें या फिर असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, यह लगातार पिछले चुनाव से जो एरिया था, सीमांचल की जो एरिया था, उसको अपना टारगेट बनाया था। और निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि पिछले कई सालों से लगातार सीमांचल के क्षेत्र में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी काम कर रही है। आपने देखा था कि पिछले चुनाव में जिस तरह से इनका जो काम रहा उसका काम के दम पे ये 5 सीट वहां की जनता इनको झोली में देने का भी काम किया था। लेकिन इस बार जो आपका सवाल है कि क्या पिछले बार की अपेक्षा इस बार सीटों की संख्या बढ़ेगी, या फिर आपने अभी कहा कि क्या आने वाले समय में जब बिहार में जो रिजल्ट आएगा उसका केंद्र बिंदु क्या होगा। निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी एक वरिष्ठ सांसद है। आपने उनका स्पीच को लोकसभा में भी सुना, कई मंचों पर सुना होगा। तो तमाम चीजों को केंद्रित करते हुए इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में अपनी धन और जो ताकत है वो लगाने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि इस बार सीमांचल ही नहीं बल्कि सीमांचल से निकल करके मगध तक उनका सफर शुरू हो रहा है। तो आने वाले समय में टारगेट यही है कि ज्यादा से ज्यादा सीट इस बार बिहार की जनता उन्हें जिता करके दे। और कह सकते हैं कि जो उनका जो संगठन जो काम कर रही है, लगातार असदुद्दीन ओवैसी जो सीमांचल के एरिया में काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आने वाले समय में बेहतर परिणाम होगा। और पिछले साल की अपेक्षा यानी पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार उनकी संख्या बढ़ने वाली है। चलिए, इस बार उनकी संख्या पिछले बार के अपेक्षा बढ़ने वाली है, यानी कि 5 के जगह 25 हो सकती है, 15 हो सकती है, 10 हो सकती है, लेकिन 5 के जगह 2 नहीं होगी। ये बात वरिष्ठ पत्रकार नौशाद अख्तर जी का कहना है। लेकिन चलिए हमारे दूसरे सहयोगी जो तौकीर अंसारी जी हैं, तौकीर अंसारी जी एक बात बताइए, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर एक तमगा लगा हुआ कि ये मुसलमानों की पार्टी है और ये सिर्फ मुसलमानों की बात करती है। लेकिन उसी बिहार में बिहार इलेक्शन का जब घोषणा नहीं हुआ था उससे पहले अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अपने पार्टी का किसी कैंडिडेट का पहला नाम घोषणा किए थे तो वो चंपारण के क्षेत्र का एक विधानसभा, ढाका विधानसभा, और वो ढाका विधानसभा का एक कैंडिडेट राणा रंजीत सिंह को वो घोषणा किए थे। तो क्या इसको किस रूप में देखते हैं? जो एक तमगा लगाया गया था, ये तमगा को अब जो है कि उतार रहे हैं वो धीरे। बहुत बहुत धन्यवाद शमशाद साहब। आपकी बात जो है सो तमगा की जो बात है, जो सवाल है उस पर हम बात करेंगे। तमगा बहुत सारा लगा है उन पर, कभी बी टीम का, तो कभी जो है सो मुसलमानों की पार्टी का, कभी जो है सो बहुत सारे चीजों
पर लगा, लेकिन वो अपनी सफाई में हर चीज पर जो है सो कादिर है, यानी कि जो है सो हर चीज पर जो है सो वो खरे उतरे और बताए कि हम जो है सो हिंदुस्तान की भलाई चाहते हैं, ना कि किसी कौम, किसी पार्टी, किसी मजहब का भलाई चाहते हैं। ये कंफर्म हो गया है। अब रह गया बात, दूसरी बात है कि क्या वहां पे जो है सो इनका किस तरीके का रुझान रहेगा, किस तरीके से जो है सो ये सीट पर जो है सो अपना उम्मीदवार को खड़ा कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि उनको दो तरह का लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। पहली लड़ाई एक अपने लोगों में जो मीर जाफर के काम कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरी लड़ाई ये हो रही है कि आप देखे होंगे कि इससे पहले जो चुनाव लड़ते थे वो तो एक सभा होती थी, लोग जाते थे, भीड़ होता था और जो है सो वहां अपनी बात को रखते थे और जो चले जाते थे। लेकिन इस बार जो है सो बिहार में वो नुक्कड़ सभा तक कर रहे हैं, घर घर तक, वोटरों के घर घर तक जा रहे हैं, जहां पे डिमांड हो रहा है उनका वहां जा रहे हैं वो। इससे पता चलता है कि इस बार जो है सो कुछ ना कुछ बिहार में होने वाला है, पहली बात। दूसरी बात जो है सो आप एक चीज समझिएगा कि महागठबंधन में ये जाने के लिए बार बार जो है सो लोगों के कहने पर बार बार जो है सो महागठबंधन में जाने के लिए जो है, मतलब पहले आप ये क्लियर करें, लोगों का कहने पर कौन लोग कह रहे हैं इनको, या जैसे जो वोटर हैं इनके। अच्छा, जब इलाके में जा रहे हैं वो आप इस बात को देखिए कि ये जो वोटर है, ठीक है, इनका वोटर नहीं, आप कह लीजिए कि तेजस्वी का वोटर, आरजेडी का भी वोटर जो आरजेडी को वोट करते हैं, ठीक है, वो सोच रहे हैं कि किसी ना किसी कहीं ना कहीं जो है सो भाजपा को हरा करके, है ना, जदयू को हरा करके आरजेडी को लाना है। वैसे लोग जो है सो इनको कह रहे थे कि आप जो है सो सीधा वहां अगर यदि चले जाते हैं तो हम आपको वोट करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तब ये जो है सो लास्ट में जो है सो गए और महागठबंधन से बात भी किए, बजाते ढोल नगाड़ा के साथ गए। पहली बार में रिजेक्ट कर दिया गया, दूसरी बार में रिजेक्ट कर दिया गया। इनको बताया गया, ये लास्ट में जो है सो अपने इंटरव्यू में ये बात को रखे भी कि भाई अभी तो हमको तुम ले लो, हम महज 6 सीट मांग रहे हैं, आज तुम हमको ले लो, नहीं तो कल को ये बात नहीं कहना, कल को ये रोना नहीं रोना कि मम्मी मेरा चॉकलेट छीन के ले गया। समझिए ना। तो जो गठबंधन में नहीं लेने का कारण है तेजस्वी यादव के जो है सो अभी तो बिहार में जो है सो सबसे बड़ी पार्टी अगर यदि कहा जाए महागठबंधन की, तो वो तेजस्वी जी के हाथ में है। किसको लेना है, किसको नहीं लेना है ना, वो तेजस्वी जी के हाथ में है। यहां तक कि कांग्रेस की कोई औकात नहीं वहां, आप इस बात को समझ लीजिएगा। 5-6 सीट जीत करके कहा, अगले बार 10 सीट जीती थी। तो कुल मिलाकर के इस बात को आपको समझना होगा कि क्यों नहीं ले रहा है और क्यों नहीं लिया, इसको सामने से नकार रहा है। तो कारण है कि कहीं ना कहीं इस टीम में जो मीर जाफर का काम कर रही है, मीर जाफर का जो काम कर रहे हैं लोग, है ना, इसके लिए नहीं ले रहा। और दूसरी चीज ये है कि जाएगा तो जाएगा कहां? अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 10 सीट भी लाती है, 15 सीट भी लाती है, जैसे उनका कहना है कि 4 गए तो 24 लाएंगे, ठीक है, तो 24 सीट भी लाती है, तो ये तो दिमाग में है तेजस्वी यादव को कि जाएगा कहां, ये आएगा तो हमारे पास, ये दिमाग में है। क्योंकि ये भाजपा में नहीं जा सकते। अगर भाजपा में गए तो जो बी टीम का जो है सो तमगा है वो जो है सो साबित कर दिया जाएगा, कह दिया जाएगा। ये तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो बीजेपी में, वो तो जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, पूरे जो है सो पूरे भारत के लोग जान रहे हैं इस बात को, है ना, कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। तभी तो वो जो है सो नहीं ले रहे हैं। भैया तुम अकेले लड़ो, अगर 4 हम लेकर गए, तुम 24 लेकर गए, 24 को ले आएंगे। ये क्षमता रखता है वो आदमी। उसके अंदर जो है सो जो अहंकार है कि अगर इस बार जो है सो जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी नुक्कड़ सभा कर रहे हैं और जो है सो जिस तरीके से पार्टी गोलबंद हो रही है, कहीं ना कहीं अगर यदि यही रेशियो रहा तो सत्ता का चाबी जो है सो अख्तरुल इमान के साथ। चलिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि सत्ता का चाबी अख्तरुल इमान साहब के पास रहेगा, और ये बात लगभग देखा भी जा रहा है। चलिए नौशाद जी से पूछते हैं कि नौशाद जी, क्या जिस तरीके से पप्पू यादव जो बिहार का एक काफी बड़ा चेहरा माने जाते हैं, और पप्पू यादव जो है कि इस बात को कहते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है
तो मुसलमान उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या ये एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है मुसलमानों को, या वाकई में इंडिया गठबंधन जो है कि भाई सरकार बनेगी तो मुसलमानों को उप मुख्यमंत्री या मुसलमान को उप मुख्यमंत्री बनाएगा? क्या लगता है आप? देखिए, पप्पू यादव की बातों को थोड़ा समझना होगा, क्योंकि पप्पू यादव एक पुराने राजनेता हैं और उन्होंने जो भी शब्द कहा है वो राजनीति से एकदम प्रेरित है। क्योंकि उन्होंने घोषणा किया कि होगा, कौन होगा हो सकता है, हो सकता है, कौन होगा ये नहीं पता। पप्पू यादव ठीक है, घोषणा किया। पप्पू यादव अगर घोषणा कर रहे हैं तो क्या वो महागठबंधन के हिस्सा हो सकते हैं? महागठबंधन में फैसला लेने का अधिकार पप्पू यादव के पास है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी अगर बिहार में कोई है तो आरजेडी है। और आरजेडी अगर इस चुनाव में लड़ रही है, पूरा महागठबंधन का वो तय कर रहे हैं कि किसको कितना सीट मिलेगा, कौन पार्टी कितना सीट से कहां से चुनाव लड़ेगी, ये तेजस्वी यादव या फिर लालू यादव के परिवार। तो अगर ये शब्द तेजस्वी यादव के अपने मुंह से निकलता तो निश्चित तौर पे हम भरोसा कर सकते थे। पप्पू यादव अगर इस बात को कह रहे तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीति है, पहला। दूसरा बात, तौकीर भाई जो अभी कह रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी लगातार हमेशा मंचों से कह चुके हैं कि मीर जाफर इसमें है, तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव को ये समझना होगा और आपको भी, जनता को और बिहार को भी जनता को ये समझना होगा कि पप्पू यादव कहा कि हो सकता है नहीं। दूसरी बात है, यानी मीर जाफर उसको एक प्रलोभन दिया और आपने कहा कि 4 सीट गया, 24 सीट लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ढोल बजाया, नगाड़ा बजाया, पत्र जारी किया, लगातार जनता के कहने पर MIM के जो लीडर अख्तरुल इमान दरवाजा तक भी गए कि मुझे महागठबंधन के दल में शामिल करो, शामिल नहीं किया गया। निश्चित तौर पे महागठबंधन में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं तेजस्वी को भटकाने का काम कर रहे हैं। अगर ये भी मीर जाफर सिर्फ ओवैसी में नहीं है, मीर जाफर आपको महागठबंधन में भी है, जो तेजस्वी यादव को शायद मुख्यमंत्री बनना नहीं देखना चाह रहा है। ये तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी में भी मीर जाफर यानी कि जयचंद जो भी हो, मतलब है उसमें, वो एकदम है, वो एकदम कतई नहीं चाह रहा कि भाई कि अगर महागठबंधन के दल में शामिल हो जाते MIM तो निश्चित तौर पे ऐसे भी महागठबंधन के साथ देंगे, और अगर शामिल रहते तो ऐसे भी साथ देते, तो साथ देंगे तो महागठबंधन को दे रहे हैं। और अगर किसी बात को लेकर के भटकाया जा रहा, महागठबंधन का दल का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा, तो यही समझा जा सकता कि मीर जाफर सिर्फ ओवैसी के साथ नहीं खड़ा है, मीर जाफर बल्कि तेजस्वी के साथ भी खड़ा है। अच्छा चलिए, ये तो बहुत बड़ी बात कहे हैं और समझने वाली बात है कि इनका जो इशारा है वो कहीं भाई हरियाणा का तो इशारा नहीं है। ये हरियाणा का एक बंधु है जो हरियाणा से आकर आरजेडी को अभी वर्तमान के समय में चला रहा है, शायद वही तो नहीं है, क्योंकि तेज प्रताप यादव भी कई जगह इस बात को बोल चुके हैं कि भाई जयचंद है, जयचंद वाली वर्ड आई है, तो ये बात भाई समझना होगा। और वैसे लोग तो मैं आपके पास आ रहा हूं, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि आप अभी कुछ स्टेटमेंट सुने होंगे, जैसे हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा लीडर कहे जाते हैं, मतलब इंडिया का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ी पार्टी जो क्षेत्रीय वहां की पार्टी है वो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे आजम खान साहब। आजम खान साहब 23 महीने के बाद जेल से बाहर आते और आने के बाद जब उनसे सवाल मीडिया वाला पूछता है क्या असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी का बी टीम है, तो उनका स्टेटमेंट जो रहा था, क्या उस स्टेटमेंट से बिहार के मुसलमानों को सीखना चाहिए? जी तौकीर जी। सिर्फ बिहार के मुसलमानों को नहीं, पूरे भारत के मुसलमानों को सीखना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए कि जो बार बार बी टीम इनको कहा जाता है, मीडिया के द्वारा हो, जनता के द्वारा हो, पार्टियों के द्वारा हो, है ना, बी टीम जो कहा जाता है इस तरीके से, इसको जब लोग जब पब्लिक के बीच में रखते हैं तो इस तरीके से रखते हैं कि ये चुनाव लड़ता है तो बीजेपी जीत जाती है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो है सो क्लियर करना चाहूंगा शमशाद सर कि अगर बीजेपी जीत जाती है, ठीक है, तो बीजेपी को हरा आरजेडी भी रहा है, बीजेपी को हरा जो है सो MIM भी रही है, ठीक, दोनों, तो क्यों नहीं सामंजस्य बनाइए बात को। नहीं जहां हम सुनिए, एक मिनट हम कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद आजम खान साहब के पास आते हैं, क्योंकि आप एक चीज समझ लीजिए कि आजम खान साहब जो बात बोले
ठीक है, उस बात को हम बाद में रखते हुए इसलिए बाद में रखना चाह रहे थे कि क्योंकि लोग, आपके दर्शक इस बात को समझ ले कि जो समझाया जाता है, क्या आप हिना साहब का जो है सो लोकसभा का चुनाव देखे, ठीक है, वहां बीजेपी का बी टीम कौन रहा? जी, ये सोचने वाली बात है। ये जो कह रहे हैं मैं क्लियर कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन यानी कि मरहूम शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब जी, हिना साहब लोकसभा का चुनाव लड़ती है और आरजेडी का कैंडिडेट उतना वोट लाता है जितना वोट से वो हारती है। तो कौन बीजेपी का बी टीम? कौन बीजेपी का बी टीम है? बड़ा सवाल है। और इस सवाल को बिहार के मुसलमानों को नहीं, साथ ही साथ पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। जो समझाया जाता है, जो नेगेटिविटी फैलाया जा रहा है, उससे मुतासिर होकर के हम इस बात को रख रहे हैं जी कि आप इस बात को देखिए। सिर्फ हिना साहब नहीं, कई ऐसे जगह आप अगले बार का जो है सो विधानसभा को अगर देखे तो कई सीमांचल के एरिया में जो है सो जो मुसलमान नेता जो विधायक से चुनाव लड़ रहे थे, वो जो कई मुसलमान नेता जो हार गए, ठीक है, उसको किसने हराया? बीजेपी ने हराया। आप समझिए इस बात को। आप किसको मजबूत कर रहे हैं? अगर आपके पास सीट ज्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है कि आप सरकार में आएंगे। लेकिन आप जो है सो सीट को कैसे कमजोर कर रहे हैं, आप एक चीज को देख लीजिएगा। आज कन्हैया कुमार जो है सो महागठबंधन के हिस्सा है। कन्हैया कुमार पहली बार जब चुनाव लड़ते हैं बेगूसराय से, कौन वहां जो है सो बी टीम का काम किया? चलिए, ये तो साबित है। इस बार सहानी भी महागठबंधन के हिस्सा है। साबित है। आप एक बात समझ लीजिए, 2% वाला सहानी, ठीक है, 18% वाला को दबा करके 18% वाला को जो है सो उप मुख्यमंत्री का कोई बात नहीं चल रही है। कारण क्या है कि यहाँ पे जो जयचंद है, जो आरजेडी में जो है सो घुसा हुआ है, यहाँ के जो जयचंद है आरजेडी में घुसा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एमएलसी का पद मिला हुआ है। कभी जो है सो औकात नहीं होती इन लोगों को कि हम जो है सो आरजेडी से सवाल करें कि हम अपने हिसाब से, अपने जो है सो आबादी के हिसाब से 40 या 50 सीट का जो है सो डिमांड कर लेंगे। जिस दिन डिमांड कर लेगा उस दिन आरजेडी से निकाल दिया जाएगा। तो ये खौफ तो इसको सता रहा है, क्योंकि वहां बैठ करके मुसलमानों का जो है सो सिर्फ मसीहा दिखा करके और ये जो है सो गुमराह कर रहे हैं ये लोग। यही जयचंद है ना। देखिए, एक और बात यहाँ पर हो सकती है। जिस तरह से आपने कहा महागठबंधन की बात है, यहाँ पे अभी तो चर्चा सिर्फ ओवैसी साहब का हो रहा था। गठबंधन की जब बात है, इस पर हम बता देते हैं। ओवैसी के पार्टी ने लगातार हर दरवाजा खटखटाया, ढोल बजाया, पत्र जारी किया, शामिल नहीं हुए। लेकिन ऐसे में खुद लालू यादव के परिवार के पुत्र, बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव खुद बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी उन्होंने, नई पार्टी बना करके। तो कहीं ना कहीं तीसरा विकल्प बनते हुए नजर आ रहा है कि बिहार में तीसरा विकल्प भी होगा। और तीसरा विकल्प तेज प्रताप यादव आएगा और उसके साथ कहीं ना कहीं ओवैसी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी हो सकती है तीसरा विकल्प के रूप में। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं, देखिए भाइयों का मोह सटा हुआ है, आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। ये राजनीति है, बिहार की राजनीति जातीय पर। नौशाद भाई, आप बोल रहे कि बिहार की राजनीति जातीय पर चलती है। आप एक चीज समझिएगा, इंडिया गठबंधन का इंडिया ब्लॉक का मीटिंग हुआ, आप समझिएगा इस बात को। इंडिया ब्लॉक के मीटिंग में यही तो आजम खान साहब बोले कि इंडिया ब्लॉक हमको जो है दरकिनार किया जा रहा है। तो इंडिया ब्लॉक के मीटिंग में कितने मुसलमान थे? कोई भी नहीं था। लेकिन सबसे पहली बात है, उस मीटिंग में जो बात हुई है, आप समझिएगा, जो मीटिंग होती है, राहुल गांधी साहब का एक वर्ड है कि जिसकी जितने हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। राहुल गांधी साहब का ये वर्ड है। आप हमको बता दीजिए कौन सा दुख उनको सता रहा है ना, कि जब हिस्सेदारी मांगा जा रहा है मुसलमानों के द्वारा तो वहां एक वर्ड नहीं बोल पा रहे हैं। तो वही तो समझाने का आप साहनी साहब को सुनिए ना, वो 2% वाले को उप मुख्यमंत्री का जो है सो घोषणा कर दिए हुए हैं, जबकि इससे पहले के चुनाव में साहनी के 4 विधायक थे और चारों विधायक जो है सो भाजपा में है। तो वही तो समझा रहे जनता को, बिहार की जनता को, कि कहीं देखिए राजनीति का ऐसा हमाम है जहाँ सभी, चलिए एक बात राजनीति का ऐसा हमाम है जहाँ सभी लोग लड़ते हैं सीट के लिए, पार्टी के लिए, सत्ता के लिए, किसी हद तक भी जा सकते हैं। यही वजह है कि कहीं ना कहीं लोगों को दिग्भ्रमित करने का भी प्रयास है
कि एक भाई अलग लड़ रहा है, एक भाई पार्टी के साथ है, तो निश्चित तौर पे जुदा नहीं कर सकते हैं। और ऐसे में अगर ओवैसी साहब एक समझदार लीडर्स हैं, वो भी समझ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कर सकते हैं कि आने वाले समय में वो कदम को वहीं पर रखना चाहेंगे जहां उनको भरोसा होगा कि हम स्लिप नहीं करेंगे। वो तेज प्रताप यादव के साथ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कहीं वो जाते हैं तो फिर जनता समझ जाएगी। कुल मिलाकर के नौशाद भाई, कुल ये मिलाकर के पूरा जो है राजनीति सो हो रहा है बिहार में, इसको समझना होगा। कुल मिलाकर के जो है सो वहां जिस तरीके से अभी का माहौल है, बिहार में किसी का सरकार बनते हुए नहीं नजर आ रहा है। एक चीज समझ लीजिए, अगर जो है सो बेहतर परफॉर्मेंस अगर यदि MIM का रहा तो एकदम निश्चिंत है कि चाबी इसके हाथ में रहेगा। चलिए, ये तो जो है कि बिहार का जो आवाम है उनके यही नहीं, हाँ। यही चीज, यही सिर्फ चाबी पकड़ने के लिए, चाबी पकड़ने के लिए जनस्वराज भी लगा हुआ है। याद दिला देते हैं, नौशाद पिछले बार नौशाद भाई, हुआ था बिहार में, नौशाद भाई, रामविलास पासवान जिंदा थे और जब सरकार नहीं बनी महागठबंधन का, तो उन्होंने कहा कि चाबी है मेरे पास, इस ताला को हम ही खोलेंगे। उन्होंने घोषणा किया था कि मुस्लिम चेहरा को मुख्यमंत्री बनाया जाए। आपने देखा कि क्या हुआ, सरकार धड़ाम से गिर गई, नहीं बना। उपचुनाव, फिर से चुनाव होता है बिहार में और फिर से दूसरी सरकार बनती है। तो कैसे कह सकते हैं वहां की जनता जागरूक नहीं है, खुद को मुसलमान मानते हैं, जब वोट देने की बारी आती है तो बिखर जाते हैं। नहीं, यही बात हम कह रहे थे कि आज जो लड़ाई चल रही है बिहार में, सिर्फ यानी चाबी की। आप समझ लीजिए कि जन स्वराज भी चाबी का लड़ाई लड़ रहा है। उनसे पूछा जा रहा है अगर कि क्या आप जो है सो सरकार में आ रहे हैं, तो बोले सरकार में तो नहीं आ रहे हैं। समझिएगा इस बात को कि सरकार में तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन क्या करेंगे भाई, जब नहीं आ रहे हो तो चुनाव क्यों लड़ रहे हो। चलिए, ये तो बात है, ये बात है, लेकिन तो एक बात चाबी जो है एकदम शॉर्ट टाइम में दोनों से, क्या गठबंधन हो सकती, तीसरा मोर्चा बन सकती? आजाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर रावण की पार्टी है, और AIMIM, और तेज प्रताप यादव की जो पार्टी है जनशक्ति जनता दल, क्या ये गठबंधन तीसरा मोर्चा बनके क्या चुनाव लड़ने की संभावना दिख रही? क्योंकि एक बार तेज प्रताप यादव से मीडिया वाले पूछे थे कि क्या आप ओवैसी साहब के साथ जाकर चुनाव लड़ सकते हैं, तो बोले हमें कोई ऐतराज नहीं है, हम लड़ सकते हैं। इसको किस रूप में देखते हैं? जैसे देखिए, एकदम शॉर्ट में हम बताना चाहते हैं इस विषय पर, क्योंकि अब जो माहौल बना है, जिस तरीके से माहौल बन रहा, अब हमको जो है सो गठबंधन का कोई जो है सो रास्ता नहीं नजर आ रहा। चलिए, कारण क्या है? रास्ता इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि जिन जिन पार्टियों का आप नाम लिए वो अपने अपने क्षेत्र में काम नहीं कर रही है। आज के डेट में जो काम कर रहा है वो असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से काम करे उस तरीके से नहीं कर रही है। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी काम कर रहे हैं उस तरीके से ना चंद्रशेखर रावण बिहार में काम कर रही है, ना फिर जो है कि आपका जनशक्ति जनता दल जो मतलब तेज प्रताप यादव की पार्टी है वो काम कर रही है। आपका क्या विचार है? देखिए, तीसरा विकल्प हमेशा चुनाव में देखने को मिलता है और हर चुनाव में तीसरा विकल्प धराशायी हो जाता है। चाहे लोकसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें, हर चुनाव में तीसरा विकल्प आता है, लेकिन जनता सिरे से खारिज कर देती है। निश्चित तौर पे असदुद्दीन ओवैसी एक समझदार लीडर है, खुद को बैरिस्टर समझते हैं, कहते भी है, तो कहीं ना कहीं नब्ज को पकड़ करके वो राजनीति करना जानते हैं। ऐसे में तीसरा विकल्प के सहारे अगर बिहार में चुनाव लड़ेंगे तो MIM को नुकसान हो सकता है। और जिस अंदाज में असदुद्दीन ओवैसी, चाहे सीमांचल की बात करें या मगध की बात करें, तमाम क्षेत्रों में की बात करें, और खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो उनका स्टेटस बना है देश के अंदर, लोग चाहते हैं, लोग तो ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री बनना चाहिए, लेकिन देश की जनता सिर्फ कहते बनाते नहीं है। तो अच्छी से समझ रहे हैं बिहार की जनता का नब्ज को पकड़ रहे हैं। ऐसे में वो चाहेंगे कि हम कोई विकल्प पर तलाश ना करें, बल्कि एकला चलो की नीति पर बिहार में चुनाव लड़े, और यही उनके लिए कारगर साबित होगा, फायदा साबित होगा, और आने वाले समय में उससे ज्यादा सीट लेकर के भी आगे। अगर तीसरा विकल्प पे जाते हैं तो उससे MIM को नुकसान हो सकता है। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है कि MIM को नुकसान हो सकता है अगर तीसरा विकल्प में गए। और ये देखा भी गया कि भाई तीसरा विकल्प बहुत बड़ा कारगर नहीं होता है। अब आप लोगों से सवाल है और आप लोग जो है कि कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो क्रेज दूसरे समाज में फैला है, लोग तो यहां तक हमें कहे हैं, हमारे कुछ दोस्त हैं जो कहते हैं कि भाई तुम्हारे समाज का बैरिस्टर है वो, लेकिन तुम्हारे समाज का लोग उसको नहीं समझ पा रहे। अगर यही बंदा हमारे समाज में होता
तो भाई देवता का रूप हम लोग दे दिए होते। दिया दिया वाकई में। दिया 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 तीन वाकई। प्रेस्टर आए, जी, जी, एक जी। को गांधी बनाया, जी। एक को तो ये है, तो ये बिहार के मुसलमानों को सोचना होगा कि भाई एक पढ़ा लिखा इंसान जो लंदन से लॉ की डिग्री उनके हाथ में है, और एक तरफ समझ सकते हैं अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।